कनेक्ट हो जाइए आप लोग सब। ऋतिक सिंह या बाय मिस्टेक शायद हो सकती है। ऋतिक सिंह हो सकती है बाय मिस्टेक, मैंने तुम्हारी मिस्टेक से कर दी हो शायद, मुझे याद है मैंने शायद तुम्हारी मिस्टेक से लगाई है। थैंक यू सो मच। वेल ये एक साइकिल होता है। चलो मैं आपको एक टीचर्स डे पे एक चीज बताता हूँ। एक साइकिल होता है, बहुत अच्छा होता है। व्हेन आई यूज्ड टू बी इन योर जनरेशन, मतलब इन योर एज ग्रुप में भी ऐसे ही रहता था। मतलब मेरे भी कुछ टीचर्स हुआ करते थे। ये कितना सही साइकिल चल रहा है ना आज। आज तो मेरे स्टूडेंट्स हो गए, वो ही कंटिन्यू चलता रहता है। अभी भी मेरे इस केटी में बहुत अच्छे टीचर्स हैं। इवन मेरे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। चलता रहता है, चलता रहता है, साइकिल कभी खत्म ही नहीं होता है। चाहे तो आप 25 की एज में आ जाओ, 30 की एज में आ जाओ, 35, 40, 45, 6, किसी भी एज में आ जाओ, हर किसी ना किसी के स्टूडेंट होते हैं, हर किसी ना किसी के टीचर्स होते हैं। अच्छा, एक टीचर्स डे के अलावा एक और डे होता है, कौन सा होता है वो? दैट इज गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। या मुझे नहीं पता था, जब तक 12th क्लास में था तब तक मुझे नहीं पता था गुरु पूर्णिमा के अंदर टीचर्स का सबसे अच्छा होता है वो। क्या आज मोबाइल के नेटवर्क भी बंद है ऑलमोस्ट, कभी चल रहा है, कभी काम कर रहा है, कभी कुछ नहीं। एनीवेज सर, असाइनमेंट का टाइम बता दो। अरे यार, टाइम तो मैंने बता चुका ना तुम्हारे को। 6 सितंबर तक का मैंने लास्ट डे दिया था, 12 बजे तक का। और जिसको जो क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम आ रही सर है। टाइम बढ़ाना है। अच्छा, टाइम बढ़ाऊं? अच्छा, उसमें मैंने सही से नहीं पढ़ा। तो थोड़ा टाइम बढ़ा दूं। कितना टाइम चाहिए तुम लोगों को बताओ? तो 3-4 दिन दे दो एक्स्ट्रा। ठीक है, 10 सितंबर कर दूं मैं। यस सर। कॉन्फ्रेंस भी मैं भी बिजी रहूंगा, थोड़ा सा हो सकता है क्लास में थोड़ा डिस्टर्ब रहे। सो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 10th ऑफ दिसंबर सितंबर तक कर देता हूँ उसको। लेकिन कोशिश करिए, कल ही जैसे मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछे थे किसी ने, तो इतना टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा है बिकॉज आई एम strongly busy in that conference and my personal work, so that's why. सर वही था मैं। क्या? वो मैंने ही पूछा था सर क्वेश्चन। हाँ, तुमने ही पूछा था। तो वो था। अब तो सॉल्व हो गया वाला क्वेश्चन। यस सर, अब तो सारे हो गए, अब तो समझ में आ गया बस कैसे निकालना है वोल्टेज। बस एक अभी क्या होता है, जैसे मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आपको दिए ना, उसके अंदर एक पैटर्न पे कम से कम 10 क्वेश्चन है। बस करंट को इधर से उठा के उधर लगा रखा है, उधर से उठा के इधर लगा रखा है। तो जो अगर कोशिश कर रहा होगा तो उसे बहुत अच्छे तरीके से मजे में आएगा, अगर एक क्वेश्चन अटक रहा है तो। दैट्स व्हाई मैंने यस सर। कोशिश करी थी। और वो मिस्टेकली ये हुआ कि लास्ट टाइम मैंने बोर्ड पे से नोट नहीं किया वो क्वेश्चंस, और मैंने रब कर दिए। सर वो जो शिफ्ट किया था ना, मैंने देखा भी था, वापस जाकर के देखा, लेकिन वो वाला क्वेश्चन हुआ नहीं। मैंने कहा अरे ये वाला करवा दे भाई, ये तो हो ही जाता। ओके, कोई बात नहीं। अब तो डाउट्स क्लियर है तुम्हारे ऑलमोस्ट? यस सर, थेवेनिन कंप्लीट। नॉर्टन भी वैसे ही करना है ना सर, सेम? बिल्कुल सेम होगा, नॉर्टन और थेवेनिन में कोई फर्क ही नहीं है। देखो, ओके एक सर। वोल्टेज सोर्स के साथ आपके पास साथ है ना जो रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है आपके? सीरीज या पैरेलल? सीरीज में। और वो तो हो गया थेवेनिन। और अगर मैं नॉर्टन की बात करता हूं तो नॉर्टन में करंट सोर्स के साथ में एक रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाता है, बस इतना सा फर्क होता है। और यानी कुछ सर ज्यादा वही फर्क सर्किट बना दूं थेवेनिन वाला, तो भी बात बराबर ही है ना सर? नहीं। देखो, बात बराबर नहीं है। अगर आप वो सर्किट बनाओगे तो थोड़ा सा अलग आएगा। आपको सर्किट उसको चेंज कर देना बस। आंसर तो वही निकलेगा घूम ठीक फिर है के। सर। सर्किट चेंज कर देना बस। ओके सर, लास्ट मतलब वो सर्किट चेंज कर दूं पूरा, बिल्कुल। वोल्टेज और सोर्स से करंट सोर्स कर दूं? बिल्कुल, लेकिन एक बार वेरीफाई करके देखना। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्पेशली नॉर्टन के स्टेप बाय स्टेप चलता है। वैसे तो कोई स्टेप्स में कोई चेंजेस है ही नहीं, बस डिपेंडेंट सोर्स में डाल देते हैं। वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, डिपेंडेंट सोर्स लगाते हैं तो डिपेंडेंट सोर्स को हमको क्या करना पड़ता है, एक्साइट करना पड़ता है बाय 1 एम्पियर और बाय 1 वोल्ट सोर्स। सर राइट? वैसे डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चन तो देखे ही नहीं मैंने इस। देखो, वो तुम लोग गलती करते हो। अगर ऐसे नहीं देखोगे तो तुम लोग को हमेशा डर रहेगा, बिकॉज व्हेन यू विल गोइंग टू फेस योर गेट एग्जाम और ईएस एग्जाम आफ्टर दैट ग्रेजुएशन, तब आपके पास ये छोटे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपके पास सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स आएंगे। डिपेंडेंट सोर्स। और आई विल ट्राई। देखो, यहाँ तो मेरे पास क्या होता है कि बहुत इश्यूज होते हैं, मतलब मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है। अदरवाइज मेरे पास मार्कर हो या फिर कुछ भी हो तो मैं आपको
एक क्लास के अंदर करीबन 10-5 क्वेश्चन तो मैं करवा सकता हूँ, ठीक है। जब भी अगर ऑफलाइन भी आएगी कुछ कंडीशन, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ये चीजें पूछे। सो 10th ऑफ सितंबर लास्ट डेट, उसके बाद मैं असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्लियर? सो चलो अब है ना, थोड़ी सी हम लैब के बारे में स्टार्ट करते हैं। अब सुनिए, करना क्या है वो सुनो। इन लास्ट लेबोरेटरी क्लास, तो अगर आज मैं लेबोरेटरी ले रहा हूं तो इसका मतलब ये मान के चलना कि जो ट्यूसडे अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कंटिन्यू क्लास लूंगा की 1 or 2 hour. So the thing is that in last class we have discussed of data handling sheets, like I told you about that. Each and every element has its perfect value measurement. Each and every element has its perfect on parameters, on length, on specifications, fixed. And yesterday I told you that I will bring a breadboard. Yeah, definitely I will bring the breadboard right now. मैं लेके आ जाऊंगा, 2 मिनट लगेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में आज हम क्या करने वाले हैं वो बताता हूँ आपको। डेटा एनालिटिक्स शीट मैंने आपको करवाया था, और उसके बाद में शॉर्टरिंग के बारे में बताया था, और एक ब्रेडबोर्ड के बारे में बताया था। सो नाउ द थिंग इज दैट वो आपको सिर्फ समझना है। Those were for your just knowledge. Now what you will understand in your laboratory, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और वहां से समझते हुए चलना कैसे कैसे क्या चीजें चलेगी, कहाँ से कहाँ जाएंगे, कहाँ से कहाँ जाएंगे, क्योंकि आपको समझना है। आज मैं बहुत कुछ चीजें समझाने वाला हूँ आपको। आप लोगों ने इससे पहले वर्चुअल लैब का नाम सुना है? वर्चुअल लैब मतलब मैंने पढ़ाया उससे पहले। मशीन में सुना होगा, अच्छा ठीक है। और इसके अलावा आपने फर्स्ट ईयर में सुना था कभी, फर्स्ट सेम सेकंड सेम? नहीं सर, 12th क्लास में वर्चुअल लैब में वर्क करा था बस। 12th क्लास में वर्चुअल लैब में स्टार्ट करवाने लग गए? तो एडवांस क्यों गए 12th क्लास? सर वो ऐसे नहीं था, वो ऐसा था अगर तुम लैब अटेंड नहीं कर रहे हो और तुम्हें फिर भी प्रैक्टिकल करना है तो ये एक ऑप्शन है ऐसा। अच्छा तो मैं सोचा यार तो बहुत एडवांस हो गए, तो स्कूल तो हमारे कॉलेज से भी ज्यादा एडवांस हो गए। सो अब देखिए, आई एम शेयरिंग माय विंडो स्क्रीन एंड वहां पे देखते जाना स्टेप बाय स्टेप। जहां पे अगर कोई दिक्कत आती है तो कोई भी अपना माइक ऑन करके मुझे बता देना। ओके, सबसे फर्स्ट आप लोग वी लैब इंट्रोड्यूस करना। सबसे पहले गूगल पे लिखोगे तो भी आप कर सकते हो। वी लैब अगर आप लिखते हो तो आपके पास सबसे पहला आएगा वर्चुअल लैब्स। क्लियर? वर्चुअल लैब्स ओपन करोगे, आपके पास ये पूरा वर्चुअल लैब का दिखा रखा है। इट इज अ वर्चुअल लेबोरेटरी ऑल ओवर इंडिया व्हिच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। MHRD के थ्रू डेवलप्ड है। ये याद रखना, ये तुम्हारी बेसिक जनरल नॉलेज के लिए ये काम आएगा। MHRD का भी हेड कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ पर है, ये तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए हिसाब से याद रखना। अभी मैं कुछ क्वेश्चन से पूछ सकता हूँ तुमसे कभी, जैसे मेरा मूड हुआ तो, लेकिन सर्किट एनालिसिस में तो मेरे पास टाइम ही नहीं मिलेगा कि मैं कभी तुम्हारे को पॉलिटिक्स या फिर कोई करंट अफेयर से रिलेटेड में चीजें बता सकूँ। फर्दर कोई अगर सब्जेक्ट लिया मैंने बाद में आपके कुछ सेमेस्टर में, तब if I'll get time I will move it towards some political scenario, current affair scenario. Okay, so इसके नीचे बॉटम साइड पर अगर देखोगे तो यहाँ पे ब्रॉड एरियाज ऑफ वर्चुअल लैब्स। हियर एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब आपको ओपन करनी है। इलेक्ट्रिकल में नहीं जाना है, इलेक्ट्रिकल में आपके मशीन लैब्स वगैरह मिल जाएगी, लेकिन हमारे सर्किट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में जाने के बाद में आपके पास एनालॉग सिग्नल्स, नेटवर्क एंड मेजरमेंट। दिस वन, एनालॉग सिग्नल, नेटवर्क एंड मेजरमेंट। एक तो ये वाली टैब ओपन कर लेना,
और एक आप कर लेना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, नहीं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब किया, एक तो एनालॉग और एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, ये दोनों आप ओपन कर लेना। आपको जो मैक्सिमम सिलेबस मिलेगा वो आपको इसमें मिलेगा, इन दोनों लैब्स में। तो सबसे फर्स्ट देखना, वेलकम टू एनालॉग सिग्नल्स नेटवर्क एंड मेजरमेंट वर्चुअल लेबोरेटरी। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में पहुंच जाना आप। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में पहुंच गए, ये सारी की सारी आपकी लैब्स है। वेरिफिकेशन ऑफ नॉर्टन, थेवेनिन इंटेलिजेंस, सुपरपोजिशन, मिलीमेंस, थ्री फेज पावर मेजरमेंट, आरएलसी सर्किट, टेस्ट ऑफ सिंगल फेज, सारी आपकी लेबोरेटरीज है। ये सब हमको प्रैक्टिस नहीं करनी है, सब प्रैक्टिस नहीं करनी है। वैसे के वैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में ये देखो, familiarism with resistor, familiarism with capacitor, familiarization with inductor, Ohm's law, VI characteristics and etc. क्लियर, विजिबल है सब कुछ जो मैं दिखा रहा हूँ आपको? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो देखो अब मैं आज यहाँ से लैब स्टार्ट करने वाला हूँ, कोई वर्चुअल लैब। लास्ट टाइम मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और अभी मैं ब्रेडबोर्ड के बारे में भी समझा दूंगा। वर्चुअल लैब में अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो ले रहे हैं, ओम्स लॉ किस तरीके से वर्क होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ओम्स लॉ की मैं बात कर रहा हूँ, तो ओम्स लॉ वाला आपको करना नहीं है, आपको आपके नोट डाउन नहीं करना है ओम्स लॉ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। ओम्स लॉ आपने ओपन किया, तो देखो सबसे पहले तो ओम्स लॉ जब अगर ओपन कर रहे हो, व्हेन यू आर ओपनिंग जस्ट ओम्स लॉ सेक्शन, ऊपर देखो थ्योरी, प्रोसीजर, सिमुलेशन, क्विज, असाइनमेंट, रेफरेंस, ऑल आर देयर। ये रहा आपका स्टेटमेंट जो आपको नोट डाउन करना है। देखिए ओम्स लॉ के लिए नहीं, हम सीधे डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, थ्योरम्स के लिए। ये मैं आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस वे में समझा रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट वुड बी एबल ऑब्जेक्टिव, ये वाले हो गए आपके। ओम्स लॉ थ्योरी ये हो गई आपकी, नोट में आपकी ये हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये भी हो गया कंप्लीट आपके पास। ओम्स लॉ के अंदर ये बता रखा है, ये सब कुछ आपके पास। अगर मैं ओम्स लॉ आपको देता तो ये आप सब नोट डाउन कर लेते, ठीक है। बट ये अभी कुछ नहीं करना। प्रोसीजर में जाएंगे, प्रोसीजर में आपके पास कुछ इस टाइप का दिखा रखा है कि हमारे पास क्या क्या सर्किट होना चाहिए। तो प्रोसीजर में देखो आपके पास क्या क्या ले रखा है ओम्स लॉ को फाइंड आउट करने के लिए। व्हाट वी नीड ऑफ वन रेजिस्टेंस, वन डीसी सोर्स, one voltmeter and one ammeter, that's we need to obtain the Ohm's law. We need only one resistance, one voltmeter, one ammeter and one DC source, that's it. Okay, then this is the procedure one. Now that is the simulation. Number of things are there. Ohm's law for resistance series, Ohm's law for resistance series draw circuit, खुद भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। मैं सिर्फ एक समझा रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस आपको करनी है इसकी। अपने कहीं भी आप मोबाइल में भी, मोबाइल में तो मुझे लगता नहीं शायद खुल पाएगा, मैंने ऐसा करा नहीं इसको, लैपटॉप डेस्कटॉप पे चल जाएगा। ओके, विजिबल, दैट सिमुलेशन ब्लॉक इज विजिबल टू यू? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो resistance is here, voltage is here, ampere is here, DC source is here. Now what Ohm's law state? Ohm's law क्या कहता है कि करंट और वोल्टेज में क्या होती है, एक लीनियर रिलेशनशिप होती है। ओके, करंट और वोल्टेज में क्या होती है, एक लीनियर रिलेशनशिप होती है। क्या फ्यूचर तक लीनियर रिलेशनशिप होती है या नहीं, तो मुझे बता सकता है? Anyone tell me that एक लीनियर रिलेशनशिप ओम्स लॉ के कोड अगर मैं बात करता हूँ तो V और I के बीच में जो लीनियर ग्राफ होता है वो लीनियर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलती रहती है क्या फ्यूचर तक? यस सर। गलत, बिल्कुल गलत। इधर देखो, ये आपको दिख रहा है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, एक स्ट्रेट लाइन बना रखी है मैंने, ये V है। देखो ब्लर आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समझना, बस मुझे कुछ समझाना है तुम लोगों को। अगर आपने जहां तक पढ़ा है ना आज तक, तो वहां पे ये पढ़ा है कि V और I के बीच में जो लाइन होती है वो सीधी जाती है, ये नीचे वाली मत देखना, भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती है बिल्कुल एंड तक, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक रेजिस्टेंस होता है ना, वो एक लिमिट तक ही वर्क कर सकता है।
अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है, अगर टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है? कम होती है। जाती है। रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। अगर रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? कुछ ना कुछ रिलेशन में गड़बड़ आ जाएगी। करंट ज्यादा फ्लो करेगा। बस, तो हमारा जो V और I का जो ग्राफ है वो ऐसा लीनियर नहीं बन के कुछ समय बाद में कैसा हो जाएगा, ये नीचे जा रहा है ना, वैसा हो जाएगा। क्लियर? तो ये डिपेंड्स रेजिस्टेंस की कैपेसिटी पे भी करता है कि कितना क्या करेगा। लेकिन अभी हमारे को समझने के लिए सिर्फ क्या तक पहुंचना है, सिर्फ यहाँ तक कि हमें क्या कहते हैं, V और I क्या होती है, एक लीनियर रिलेशनशिप शो करता है। क्लियर? आपका फ्यूचर में ध्यान रखना, अगर कोई पूछता है तो अब आपसे ये नहीं पूछेगा नीचे तक का, आपसे ऊपर तक का पूछेगा कि एक लिमिट तक लीनियरिटी शो करता है, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसके बाद में रेजिस्टेंस जो अपनी प्रॉपर्टी होती है उसको क्या हो जाएगा, उससे बिल्कुल हट जाएगा, मतलब बिल्कुल एक डिफरेंट बिहेव करने लग जाएगा। बिकॉज एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगी, स्कैटरिंग होगी। अगर स्कैटरिंग ज्यादा होने लग जाती है, मतलब टकराव ज्यादा होने लग जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो उनके कोलिजन टाइम है वो कम हो जाएगा। कोलिजन टाइम कम होगा तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा, मीन फ्री पाथ कम होगा तो मोबिलिटी कम हो जाएगी, और मोबिलिटी कम हो जाएगी तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। ये एक रिलेशन है जो याद नहीं करनी है तुमको, वो तुम्हारे बाद वाले सब्जेक्ट्स में आएगा। तो कुल मिला के हाँ सर, लेकिन उसमें बोलते हैं ना कि ये टेम्परेचर वगैरह वो सब तो कांस्टेंट रहता है ना ओम्स लॉ में। कौन कहता है? सारी ये सब कंडीशंस तो कांस्टेंट रहती हैं उसके अंदर, तभी तो वो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है तभी। नहीं बाकी सारी एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, एक बार ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, R इक्वल्स टू, दिख रहा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। ये रेजिस्टिविटी लिखा हुआ है मैंने, रो टी एच इक्वल्स टू रो आर टी प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसमें क्या होता है, ये यही फॉर्मूला है कि रूम टेम्परेचर और एक अननोन टेम्परेचर जब हम निकालते हैं तो पूरा चीज से पता चलता है कि रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जो आपका आंसर है ना वो इस वाले फॉर्मूले में छिपा हुआ है। क्लियर? सो अब आगे देखो। हर चीज का अगर आप लोग पूछोगे तो जवाब तो मैं आपको दूंगा आराम से, लेकिन बस ये कि थोड़ा सा आपको भी सर्च करना पड़ेगा। ओके, तो अब देखो मेरी लैब्स की बात कर रहा हूँ वापस। या विजिबल? Virtual lab is visible to you? सर ओके, सो देखो अब मेरे को इसमें ओम्स लॉ स्टेट करना है। ओम्स लॉ करना है तो देखो नीचे मेरा प्लॉट भी आएगा, प्लॉट आना चाहिए लीनियर। तो अब अगर मान लो मैं यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड करता हूँ, मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे को फिक्स करनी पड़ेगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी कर लूं मैं? 20 ओम कर लेता हूँ, 20 किलो ओम्स कर ली, बहुत ज्यादा हो गए 20 किलो ओम्स। तो एक प्रैक्टिकल वैल्यू रखना, ध्यान रखना, जब भी वर्चुअल लैब करो तो एक प्रैक्टिकल वैल्यू सेट करना हमेशा। प्रैक्टिकल वैल्यू कैसे? डीसी कितनी दे रहे हो और वहां पे कितना यूज कर रहे हो, तो उसके ऊपर हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है हमको। तो अब डीसी कितनी दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, वो डिपेंड करेगा। डीसी किसमें है? वोल्ट में, तो 5 वोल्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो। फिर समझना, रेजिस्टेंस आपने 10 किलो ओम दे दिया और वोल्टेज आपने दे दी, ठीक है। अब आप एड टू टेबल, आपके लेफ्ट के अंदर देखना, आपके पास स्क्रीन पे विजिबल होगा, सीरियल नंबर 1 में आपने 5 वोल्ट अप्लाई करी, करंट कितनी आई? 0.5 मिली एम्पियर और 10 ओम का रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस को वेरी करूंगा मैं अब नेक्स्ट पुश करने के लिए? नो सर। रेजिस्टेंस फिक्स रखूंगा, रेजिस्टेंस फिक्स रखूंगा और मैं क्या वेरी करूंगा? सिर्फ अप्लाइड वोल्टेज। तो अब मैं 5 की जगह क्या कर लूंगा, इसको 10 कर लूंगा। एड टू टेबल, क्लियर। 5 10 हो गया, 10 के बाद में मैं इसको कर सकता हूँ 20 कर लेता हूँ, क्लियर। एक और ले लेता हूँ 20 30 ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैक्सिमम कर दिया, क्लियर। अब इसके बाद में मेरे को सिर्फ प्लॉट करना है। Here you have the answer. क्या ये ओम्स लॉ वेरीफाई कर रहा है पूरा? यस सर। बिल्कुल लीनियर चल रहा है ग्राफ, लीनियर चल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, हम ये वर्चुअल लैब को परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर हम नंबर ऑफ वैल्यूज हम इंसर्ट करते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज हम बाहर निकालते हैं, मतलब कैसे भी चेंजेस कर सकते हैं इसमें, क्लियर। इसमें कुछ पूछना किसी को तो पूछ सकता है मुझसे।
जैसे कोई सा भी हम दूसरा ले लें, ओम्स लॉ, अब देखो सीरीज में आ गया ये। तो ये अब प्रैक्टिस आपकी है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहना, मैं अब इसको ज्यादा नहीं सिखाऊंगा इसको, क्योंकि जो मुझे पहुंचना है वहां पे कर सकते हो। क्लियर है? शुड आई मूव टू थ्योरम्स? यस सर। ठीक है, इसको प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग परेशान रहोगे फिर, क्योंकि नहीं समझ में आएगी वर्चुअल लैब। ओके, सो वर्चुअल लैब के मेरे को एनालॉग्स में आ गए थे, देखो ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स में आ गए थे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में एक और चीज मैं बताता हूँ। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में जाना, तो ये फैमिली विद रजिस्टर भी आ रखा है। इनमें क्या सिर्फ थ्योरी है रेजिस्टेंस से रिलेटेड, तो ये देख लो, ये पढ़ के आया ना 12th के अंदर, डीबी रॉय, यस सर। ग्रेट ब्रिटेन, क्या था इसकी फुल फॉर्म क्या थी? डीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन। वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई, फिर से कुछ था नहीं है? यस, दैट्स वेरी गुड भाई। सो ये चीजें आप न्यूमेरिकल्स आपके नहीं आते हैं, लेकिन याद भी रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये ऑर्डर याद रखना बस, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन। क्योंकि कभी कभी कॉम्पिटिशन, जैसे एसएससी के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं एग्जाम्स, उसके अंदर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ऑरेंज की रेजिस्टिविटी ज्यादा है कि आपके वॉयलेट की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, बस ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, विच इज द हायर रेजिस्टिविटी, या ऐसे पूछ सकते हैं विच इज द हायर कंडक्टिविटी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए विच इज द हायर कंडक्टिविटी, ऑरेंज और वॉयलेट, बताओगे कोई मुझे आंसर? ऑरेंज। ऑरेंज की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, बिल्कुल सही, क्योंकि वॉयलेट की आपकी रेजिस्टिविटी है वो 10⁻⁻⁷। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये कम हो जाएगी और ये ज्यादा हो जाएगी, तो दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपके कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन अच्छे एग्जाम्स में नहीं आते हैं ना, ये आपको गेट के एग्जाम में मिलेगा ना ये आपको ईएस के एग्जाम में मिलेगा, ये सिर्फ आपको एसएससी या स्टेट के कोई एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग के, उनमें मिलता है। ओके, सो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सुपरपोजिशन थ्योरम, जो हमारा टारगेट है आज का। सुपरपोजिशन थ्योरम मैंने स्टार्ट किया। अब सुनिए, अब आप अपनी कॉपी पेन निकाल लेना, और क्या क्या नोट डाउन करना है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आपको लिख के देना है मुझे। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा इसका, सुपरपोजिशन थ्योरम का, आपको लिख के और मुझे अपलोड करना है सबको। इनको तो आप A4 साइज में ही, A4 फाइल साइज में मत करना, जो लूज फाइल होती है ना आपकी वाली, जो हम फर्स्ट ईयर में बनाए थे आपने, ब्लैक वाली, उन पेजेस के अंदर आप आराम से लिखते रहना, मेरे को फोटो खींच के आप पीडीएफ करके मेरे को सेंड भी करना, और आप लोग अपनी हार्ड कॉपी बनाते हुए चलना, क्योंकि किसी भी समय आपका कॉलेज भी ओपन हो सकता है। ऑल्दो केसेस तो आपके पीक पर ही है अभी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ओपन हो नहीं हो, लेकिन जो भी सीन है आप लोग अपना बैकअप बना के रखना। सो फर्स्ट वन, जब आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो ऑब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव लिखोगे। ऑब्जेक्टिव ये वाला लिखोगे क्या? ये वाला ऑब्जेक्टिव ये आ गया आपका, टू वेरीफाई सुपरपोजिशन थ्योरम, या फिर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट की लिस्ट सेंड करूंगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देना टू वेरीफाई सुपरपोजिशन थ्योरम इन वर्चुअल लैब। सब लोग लिख लेना, ऑब्जेक्टिव क्या लिखोगे? टू वेरीफाई सुपरपोजिशन थ्योरम इन वर्चुअल लैब। ये आपके सर्किट डायग्राम हो गया, ये सर्किट डायग्राम हो गया, ये आपकी थ्योरी जो मैं सब समझा चुका हूं, ये पूरी नोट डाउन करोगे आप। पहला काम तो ये। प्रोसीजर में कुछ नहीं करना है आपको, कोई प्रोसीजर नहीं लिखना है तो लिख लेना आप अपने कि ऑब्जेक्टिव लिखना है, फर्स्ट पेज हो गया, प्रोसीजर को नहीं लिखना है, कैंसिल कर लेना, प्रोसीजर नहीं लिखना है। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ये तो आपके स्टार्टिंग में लिख लेना, जो अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना, एपरेटस रिक्वायर्ड, तो उसमें लिख लेना ये अलग चीज है। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट 500 रैम होनी चाहिए, या हार्ड डिस्क होनी चाहिए, नॉर्मली हर जगह काम आएगी आपके। नेक्स्ट वन इज सिमुलेटर। सिमुलेटर होता है, उस पर अब हम जाएंगे, ये है हमारा परफॉर्मेंस। विजिबल? अब मैं आता हूं वापस कुछ पूछने करने के अंदर। यस, ऋतिक सिंह, ऋतिक सिंह, हाँ अब मुझे बताओ ऋतिक सिंह कि ये सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है? ध्यान में अभी। That's good. सोनू चौधरी, सोनू चौधरी,
शुभम बंसीवाल, शुभम बंसीवाल। देखो, ऑल डिपेंड्स ऑन माई मूड। आप लोग ऐसे चुप रहोगे तो कुछ मतलब नहीं है। राहुल अग्रवाल, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, याद नहीं है। ठीक है, मैं मान सकता हूं कि तुमको याद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर चलो, मैं यहाँ पे बताता हूँ तुम्हारे को, मैं ही बताता हूँ एक बार, क्योंकि बाकी से पूछूंगा तो फिर वो नहीं आएंगे और 2-3 को समझ में आएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम वाज दैट कि उसके अंदर भी हमको क्या निकालना होता था, आईटीएच वीटीएच निकालना होता था हमारे को, मतलब टोटल करंट टोटल वोल्टेज निकालनी होती थी। तो उसके अंदर आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास हमने एक डील करी थी कि सर कितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हो, कितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हो, एक बार में एक ही सोर्स को हम एक्टिवेट करेंगे और बाकी को हम क्या कर देंगे, डिफ्यूज कर देंगे, राइट। अगर वोल्टेज सोर्स को अगर आप यूज कर रहे हो तो सर वोल्टेज सोर्स को ले लो और रिमेनिंग आपके वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना और करंट सोर्स को आप ओपन कर देना, ये ही सिखाया था। यस और नो? जिसको नहीं पता उनको थोड़ा सा रिवाइज करवाने के लिए बोला है मैंने। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब देखो ये सर्किट क्या है वो समझाता हूं मैं आपको। ये सर्किट ऐसा कुछ भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आपके पास ये सर्किट समझ में आना चाहिए। तो कुछ नए वर्ड समझो। डीपीडीटी क्या होता है? डीपीडीटी भी दे रखा है, डबल पोल डबल थ्रो। मतलब डबल पोल डबल थ्रो का मतलब क्या है? मेरा माउस का कर्सर देखना, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया 1, एक ये हो गया 2, तो ये हो गया डबल, डबल पोल डबल थ्रो। अब क्या होता है, हम क्या करते हैं एक साथ एक ही स्विच के अंदर क्या होता है, हम दोनों को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ये दोनों जो है दोनों मूव करते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डीपीडीटी। एक होता है सिंगल पोल सिंगल थ्रो एसपीडीटी, जिसमें क्या होता है एक ही होता है, एक ही से मतलब एक कनेक्शन होता है, उसको हम हटाते हैं, दूसरा वाला फिक्स होता है और पहला वाला आपका मूवेबल होता है। तो एक होता है सिंगल पोल डबल थ्रो, एक होता है डीपीडीटी। तो ये आपके पास मशीन लैब के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे काफी सारे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ स्विच है, वोल्टेज के साथ लगा रखा था, तो स्विचेस है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, आप सर्किट समझो। सर्किट अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझा देता हूँ एक बार सर्किट में क्या है। This circuit is nothing, this circuit is just like this। ये जो सर्किट दिख रहा है आपको, सिर्फ वो सर्किट यही है। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स है। इसके अलावा और कुछ भी चीज नहीं है। ब्लर हो रहा होगा लेकिन सिर्फ आइडिया लगाओ, क्योंकि तुमको वहां पे बहुत मैसेज दिख रहा होगा, पता नहीं कौन सा सर्किट आ गया है। यहाँ पे इस वोल्टेज सोर्स को ये ना, मतलब जो एक बोलते हैं, पहले आपके पास एक हैंडल वाला होता था, कटआउट बोलते थे इसे, कटआउट बॉक्स, वैसे सेट कर रखा है। वोल्ट यहाँ पे क्या लगा रखा है, रेजिस्टेंस के पास में अमीटर लगा रखा है, अमीटर लगा रखा है, अमीटर लगा रखा है, बस। नाउ कम टू द लैब, दैट इज, अब क्या होता है, मेरा क्या होता था सुपरपोजिशन थ्योरम को बता सकता है कोई और अच्छे तरीके से? मैंने क्या क्या समझाया था? रौनक, कैन यू एक्सप्लेन मैंने क्या क्या समझाया था सुपरपोजिशन थ्योरम में? बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली वन सोर्स एक्टिवेट होगा, बाकी सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करते थे? लास्ट में क्या करते थे? लास्ट के अंदर जितने भी सोर्सेस से जो लास्ट अपने पास रिजल्टेंट आता था उन सबको ऐड करते थे। बिल्कुल आता था। तो अब सुनो, वापस सुनो, बहुत सही बताया आपने। यानी कहने का मतलब है, सपोज करो मैंने जो सर्कल बनाया ना, इस रेजिस्टेंस से मुझे करंट निकालना है। आई वांट टू कैलकुलेट द करंट इन दिस रेजिस्टेंस। सो व्हाट आई विल डू, पहले मैं इसको एक्टिवेट करूंगा, इसको डिफ्यूज कर दूंगा, तो इसके कारण इसमें कुछ करंट होगा, पहला I1 हो गया। सेकेंड,
इसको डिफ्यूज करके इसको एक्टिवेट करूंगा तो इसके कारण भी इसमें एक करंट फ्लो होगा, सो दैट इज I2। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होगा, मेरे को टोटल इसमें करंट निकालना है, दैट वुड बी I, सो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, राइट? यही होता था, इसके अलावा तो कुछ नहीं बताया था ना मैंने। सो अब देखो यहाँ पे भी हमें वही करना है। तो सबसे पहले तो क्या है, हमें करंट निकाल लो, आप करंट चेक कर लेना। देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप वैल्यू सेट करो, क्योंकि अगर ये वैल्यू अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको आंसर बहुत अजीब सा मिलेगा जो समझ में नहीं आएगा थोड़ा। आप वोल्टेज है ना, वोल्टेज थोड़ा एक हिसाब की डालो इसमें। वोल्टेज आप डाल लो यहाँ पे 10 वोल्ट का सोर्स डाल लो, यहाँ पे भी आप कितना डालो 15 वोल्ट का सोर्स डाल लो, क्योंकि मैंने इतनी वैल्यू सिखाई है आपको, क्योंकि डीसी है तो ये तो आपके पास कुछ ज्यादा आ जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था लगभग 10-15 ओम का, यहाँ पे 20 ओम का लगा लो रेजिस्टेंस, यहाँ पे 30 ओम का लगा लो, आपकी इच्छा है, मैं कुछ नहीं कह रहा आपको। यहाँ पे ऑप्शन है, आप पावर कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी पावर कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। तो देखो अब समझना चीजों को कैसे करना। मैंने वैल्यू सेट कर दी, सब कर दी, राइट डाउन है इधर देखना लेफ्ट साइड में जहां मेरा कर्सर है। केस फर्स्ट, देयर इज केस फर्स्ट, एंड केस फर्स्ट इज दैट प्रेजेंस ऑफ बोथ द सोर्सेज, सेलेक्ट S1 एंड S2। अभी क्या कर रहा हूं मैं, सुपरपोजिशन से पहले पूरे दोनों सोर्स को यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग बोथ सोर्सेज एंड देन I will get the result. So case first, both the sources are at operating mode. Both the source at operating mode. ठीक है, मैंने सेट कर दिया और मेरे पास अब रिजल्ट आएगा, वो देखो ये S1 आ गया, ये भी मैंने S2 दोनों को अंदर पावर दे दिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट कर दी, सिमुलेट करा तो मेरे पास देखो ये करंट की वैल्यू आ गई। अमीटर 1 इतनी रीडिंग नोट कर रहा है, अमीटर 2 इतनी रीडिंग नोट कर रहा है, अमीटर 3 इतनी रीडिंग नोट कर रहा है। क्लियर? दैट इज योर I1, I2 और I3, ये तीनों आपकी रीडिंग आ गई। जब मेरे पास केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट क्या कहता है मेरे पास, केस फर्स्ट कहता है कि दोनों के दोनों सोर्स मेरे पास एप्लीकेबल है, वो सोर्सेज आर एप्लीकेबल। ठीक है, कुछ नहीं करना अभी, ये वैल्यू आ गई। केस 2, केस 2 क्या कहता है, एक सोर्स को आपको एक्टिवेट रखना है और बाकी रिमेनिंग को आपको डिफ्यूज करना है। तो किसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं, तो इसने कह रखा है सेलेक्ट द स्विच S1 टू पावर एंड S2 शॉर्ट। S1 को एक्टिवेट कर रखे हैं, S2 को हमको क्या करना है, शॉर्ट करना है। जो मैंने आपको सिखाया था वही मैं चीज यहाँ कर रहा हूँ। ओके, आई हैव डन इट। मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, इसको मैंने पावर में लगा दिया। देन वापस मैं क्या करूंगा, सिमुलेट। अब I1 ब्रांच में मेरे पास करंट आ गया, I2 ब्रांच में करंट आ गया और I3 ब्रांच में करंट आ गया। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके, आगे देखो। अब केस थर्ड, केस थर्ड पे क्लिक करो। केस थर्ड पे वापस फ्रेश चीज आ रखी है मेरे पास, अभी मैंने सिमुलेट नहीं किया है। केस थर्ड पे मैंने क्या करना है, S1 को शॉर्ट कर दो और S2 को पावर पे कर दो। S1 को शॉर्ट एंड S2 एट पावर। नाउ अगेन सिमुलेट। तीनों केस हमने कर लिए, अब कुछ नहीं करना, हमारे को डेटा फिल कर लो। यहाँ पे नीचे आ गया एक ऑप्शन, फिल डेटा टू द टेबल। ओके, क्लियर? अब आ जाओ नीचे, हमको स्टडी जो करनी है। स्टडी आ गई हमारे पास ये, जब दोनों सोर्स, व्हेन बोथ सोर्स वर प्रेजेंट, सो I1 इतना था, I2 इतना था और I3 इतना था। क्लियर? अब क्या कर रहे हैं हम, जब V1 हमारे पास इतना आ रहा है और V2 हमारे पास इतना आ रहा है, तो हम इसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं कि हमारे पास कितनी क्या वैल्यू आएगी। सो अब चेक करो यहां से हमारे पास कितनी वैल्यू आनी चाहिए, कितनी नहीं आनी चाहिए। पहले तो एक बार चेक करो, I1 ये इतना है, I2 इतना है और I3 इतना है हमारे पास। ऑलराइट, अब यहाँ पे चेक करो हमारे पास V1 और V2, इसको और इसको ऐड कर लो, कितनी आ जाएगी। चलो इसको मत ऐड करो, तुम इसको कर लो एक बार। 0.18 और 0.13, तुम इसको ऐड कर लो, तुम्हारे पास कौन सी आ जाएगी करंट, वो मैं बताता हूँ आपको। 0.18, 182 और 0.13636, that is 8, ये लो 0.3181। सो सुपरपोजिशन लगाने के कारण क्या हुआ, जो V1 अप्लाई कर रहे थे उसके कारण I3 ब्रांच में करंट और V2 के कारण I3 ब्रांच में करंट का सम आपका ये वाला है।
आप नोट डाउन करके देख लेना, आपका आंसर सही आएगा। सिमिलरली अगर मैं उसको 5 4 5 4 5 मतलब V2 when we are applying V2 the current in I2 that is 5 4 5 4 और जब V1 अप्लाई कर रहे हैं तो I2 हमारा माइनस में आ रहा है 0.27273। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ गया मेरे पास 2 7 that is 2 that is 7 that is 2 या मेरे पास आ गया ये वाला करंट। इन दोनों का ऐड मेरे पास ये आ गया। अब बचती है बात मेरे पास इसकी 0.405 वाली। तो मेरे पास क्या करना है, I1 और I1 को जोड़ दूंगा तो मेरे पास ये वाली आ जाएगी। सो ये चीज समझ में आई या नहीं? जो मुझे सुपरपोजिशन थ्योरम को समझाना था वर्चुअल एड्रेस, तुमको समझ में आया या नहीं? प्लीज टेल मी, लेट मी नो। यस सर। कोई एक ऐसा जिसको नहीं समझ में आया तो पूछ लो। सिंपल चीजें हैं, आपके हिसाब से प्रैक्टिस करो इसमें, आप कितनी भी वैल्यू रखो, लेकिन आपके पास आंसर यही आना चाहिए कि अगर I1 कैलकुलेट कर रहे हो तो V1 के करंट I1 और V2 के करंट I1 इनको ऐड करोगे तो आपका ये आएगा। बस क्लियर? शुड आई मूव टू सेकंड वन? यस सर। ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इट। आपको मैंने आपको बता चुका था थ्योरी में, ये थ्योरी वाला पार्ट करना है आपको, पूरा लिख दोगे आप इसके अंदर सर्किट बना के पूरा, और बाद में आपके पास ये सर्किट ड्रॉ करके और आपके पास केस 1 केस 2 केस 3 की वैल्यूज लिखोगे और इस टाइप के टेबल को ऑब्जर्वेशन टेबल को बना दोगे और कैलकुलेशन कर दोगे आप। यस सर, ये दोनों को लेने से अगर आ रहा है तो ये एक एक बार डीएक्टिवेट करके फिर ऐसे करके क्यों करते हैं? वो सुपरपोजिशन थ्योरम है, वो हाँ। सुपरपोजिशन थ्योरम है बस। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो अलग अलग टास्क के लिए जरूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है हमारे पास सर्किट कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर हम डायरेक्ट वैल्यूज नहीं निकाल सकते। कई बार सर्किट ऐसा हो जाता है जिसके अंदर हम डायरेक्ट वैल्यूज नहीं निकाल सकते हैं। अब आपके पास 4 सोर्स है, किशन ने कहा मैं तो एक ही लूंगा, मेरे को तो मेरे को एक सोर्स से काम करना है, एक बार में एक सोर्स करना है, तो एक ही है आपके पास आंसर। तो आपके पास एक क्वेश्चन करने के 10 तरीके होते हैं। 10 साइंटिस्ट है, 10 साइंटिस्ट ने अपनी अपनी 10 थ्योरम थी, बस वही काम है बस। सो वर्चुअल लैब आपकी इन थ्योरम्स को प्रूव करने का तरीका है। सो क्या क्या करना है फिर सुन लेना। ये वाला आपके पास थ्योरी सेक्शन करोगे और ये सर्किट बनाना है, और एक आपके पास केस 1 केस 2 केस 3 की कैलकुलेशंस करनी है, और उसके बाद ये मिल जाएगा ऑब्जर्वेशन टेबल, और रिजल्ट आप लिख ही दोगे। Hence we have proved superposition theorem। आप समझा दोगे ना इसको, तो कर दोगे? कोई दिक्कत? कुछ पूछना है इस बार मैटर में कि सर अब फाइल में क्या करना है क्या नहीं? अभी पूछ लो। ऑब्जर्वेशन कितनी लेनी है? आपको तो एक ही लेनी है बस। ठीक है। और वो जो डायग्राम है उसमें डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स से बना सकते हैं कि वो जो डीपीटी हाँ पे हाँ बना हुआ हाँ है हाँ, वो नहीं नहीं बनाने नहीं के ये नहीं करना, डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स बनाओ। अब तो आपकी इच्छा पे है, आप कितनी भी वैल्यूज ले सकते हो यहाँ पे। ये नहीं कह रहा कि 10 15 20 जो मैंने लिखा है वही लिखोगे आप, नहीं, आप चेंज करो, यहाँ पे 20 कर दो, 25 कर दो, 50 कर दो, जो आपकी इच्छा हो। लेकिन ये वाले आंसर आप मेरे को है ना वेरीफाई करके दिखाओगे, जब केस 1 के अंदर, केस 2 के अंदर, केस 3 के अंदर, तो ये वाले वेरीफाई कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट लिख देना बस। ओके और सर ये सर्किट ठीक से समझ में नहीं आ रहा, कुछ एक्स्ट्रा ही कर रखा है क्या? क्या एक बार समझा देंगे? कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रखा है, जो मैंने सिखाया ना वो करो। मैंने तो आपको सिखा दिया ना, आप तो ये बनाओ ना सर्किट, ये वाला जिस सर्किट, एक वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के साथ में एक अमीटर लगा देना बस। अब अमीटर लगाना तो पता है ना तुम्हारे को कैसे लगाते हैं, रेजिस्टेंस से पहले भी लगा सकते हो बाद में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लैब वाला ही बनाना है बनाने में तो, लेकिन ये फालतू की जो दिखा रखा है ना, देखो जैसे मैं समझाऊं तुम्हारे को, ये जो डीपीसीटी वाला सोर्स दिखा रखा है तो उसको डीपीडीटी मत दिखाओ, तुम मत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार एक काम करो तुम, नहीं नहीं नहीं, तुम लोग तो है ना जब ये सर्किट बनाओ तब ऐसे ही बना देना, डीपीडीटी भी लिख देना, क्योंकि डीपीडीटी क्या है, ये ऑफिशियल तरीके से इसी तरीके से करते हैं। जब अगर मैं मान लो इसको हार्डवेयर टूल पे कराऊंगा तो वहां पे भी डीपीडीटी होता है। अब ये देखो, ये जो जा रहा है ना, ये ऊपर जाके ऐसे आ रहा है, तो ये स्टैंडर्ड बुक्स में भी अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो ये वेरिएबल के फॉर्म में होता है, लेकिन वेरिएबल होता है ना तो आपको ऐसे दिखाना है। आपको पता है ना वेरिएबल रजिस्टर कैसे दिखाते हैं? यस सर। सर पर तो वो ये तो अंडरस्टूड है ना कि
वो रेजिस्टेंस ही है या हमने वही वाला रेजिस्टेंस लिया है चेंज होने वाला, इसे ऐसे बनाना जरूरी है। ये ऐसे ही बनाना चाहिए क्योंकि आप लेबोरेटरी कर रहे हो ना, लेबोरेटरी में हमारे को ये दिखाना पड़ता है कि आपने कौन से टाइप का रेजिस्टेंस लिया है, कि वेरिएबल है सर यहाँ पे जो मैंने किया है इसके अंदर मैं वेरी कर सकती हूँ, तो ये एक्सटर्नल पूछता है और आप लोग उस समय अटक जाते हो। अभी तो मैं आपको बोलता हूँ नहीं नहीं कर लो, फिर वो एक्सटर्नल आपसे पूछ ले कि ये क्यों किया आपने, आपने वेरिएबल क्यों नहीं लगाया, तब आप स्पीचलेस हो जाते हो। तो दैट्स व्हाई। अब ये ऐसा ड्रॉ मत कर देना कोई, ये एमीटर को ऐसा ड्रॉ मत कर देना, रेजिस्टेंस तो कर लेना, एमीटर को ऐसा ड्रॉ मत कर देना भाई, पहले सुन लेना। मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारी इतनी क्रिएटिविटी, कोई इतना भी क्रिएटिव बन जाए कि इतना फालतू हो रखा है इसमें ग्रीन येलो पिंक और ये वापस ग्रीन कलर भी लगा दे, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे एक गोल सा मीटर लगा देना, उसको A1 लिख देना, यहाँ पे भी गोल सा मीटर उसको A1, गोल सा मीटर उसको A1, और ये रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाना बिकॉज दिस इज योर वेरिएबल रेजिस्टेंस। एंड सर्किट को ऐसे बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो वो लिख देना, उसके अंदर अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट 0 से 0 करके उसको शॉर्ट कर देना और दिखा देना कि शॉर्ट हो गया यहाँ से, और अगर पावर दे रहे हैं तो बीच में वोल्टेज सोर्स कर देना। तीन बार क्लियर? डायग्राम बनाना है। तीनों केस में बनेगा, 3 डायग्राम तो बनेंगे। अरे वो छोटा सा बना देना, इतना तक बड़े बड़े बनाने की जरूरत नहीं है कि पूरी कॉपी को पेज को भर रहे हो आप, छोटे छोटे बनाओ जैसे मैं सिखा रहा हूँ ना तुमको क्लास के अंदर, वैसे सिखाओ। स्मार्ट वर्क करना, बस वो जैसा मैंने बोला वैसे वैसे करोगे तो ऐसे नहीं, स्मार्ट वर्क करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना कि यार इसको मैं सर इतना ये बड़ा बनाऊं। प्रोसीजर तो पूरे लिखने हैं ना, केस वन केस टू केस थ्री? मैंने कहा कि आपको प्रोसीजर वाले इस यहाँ चाह इसके हाँ नहीं प्रोसीजर, लिखना, नहीं लिखना, नहीं लिखना। हाँ अरे ये इतने इतने से लिखने हैं बस, ये वाले है ना, ये तो इतने इतने से केस वन लिखोगे तो क्या दिक्कत है इसमें, तो ये तो लिखोगे। ठीक है सर। हाँ ये वाले प्रोसीजर मत लिख देना, ये वाले प्रोसीजर नहीं लिखने मुझे, ये मैं सिखा चुका हूँ ओके तुमको, सर। वेरीफाई करवा चुका हूँ। ओके सर। चलो ठीक है, अब एक बार दूसरी उसमें आ जाते हैं हम, दूसरे एक्सपेरिमेंट पे, थेवेनिन पे, क्योंकि जब ये समझ गए तो तुम वो भी समझ सकते हो। थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम क्या होती है? कुछ ऐसी होती है। यस सर। तो आपको क्या करना है, ये फर्स्ट पेज तो आपको थ्योरी लिखनी है, फर्स्ट पेज की थ्योरी लिखनी है। अब हम डायरेक्ट आगे आ जाए, प्रोसीजर हमारे पास ये है, प्रोसीजर में क्या कर रखा है इसने। अब तुम लोग को ये थोड़ा सा विजन थोड़ा सा बड़ा बनाओ, विजन बड़ा बनाओगे तो दिख जाएगा। सर ये तो कुछ नहीं कर रखा है, ये तो एक वोल्टेज सोर्स हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया वेरिएबल सा, ये भी एक वेरिएबल सा रेजिस्टेंस हो गया, ये भी एक वेरिएबल सा रेजिस्टेंस हो गया। सर ये तो पुराना वाला सर्किट ले लिया इसने, यस तो ऑड वन सर्किट, ये एक अमीटर लगा दिया। अब सर यहाँ क्या किया, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, और सर यहाँ बाहर एक इसने लोड कनेक्ट कर दिया, बस इतना सा तो किया इसने, बाहर एक लोड कनेक्ट कर दिया। सर ये वोल्टेज सोर्स है या स्विच वन स्विच टू है? इसी को ही कहाँ स्विच पर? वन स्विच टू भी कह रहे हैं, ये वोल्टेज सोर्स ये से। वाले हाँ हाँ देखो, यस ये सर। स्विच वन पता है क्या है, ये जो ऊपर ट्विक जा रही है ना इसकी, ये 5 ये वाली ये ट्विक, इसे बोलते हैं स्विच। जब वोल्टेज सोर्स के साथ में कनेक्ट होता है तो स्विच बोल देते हैं, ठीक है। जब हम हार्डवेयर लैब्स में आओगे ना तब दिखाऊंगा मैं तुम्हारे को कि वोल्टेज सोर्स से स्विच कनेक्ट कर दिया हुआ, सप्लाई होता है जैसे यार तुम्हारे एमसीबी होती है ना, वैसे वाला ही काम होता है ये, और कुछ नहीं है। तो स्विच ऐसा कंफ्यूज मत होना, स्विच वगैरह ऐसा नहीं होता है इसमें। अब देखो स्विच के बीच में आपके लगा रखा है ये वोल्टेज सोर्स वाला, वही देखो तो। देखो स्विच में चलते हैं अपन, सिमुलेटर पे चलते हैं, सिमुलेटर पे देखते हैं क्या करता है ये। अब देखो क्या कर रखा है, फिर समझो। थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है, थेवेनिन थ्योरम ये कहती है कि पहले आरटीएच निकाल लो, फिर वीटीएच निकाल लो। आरटीएच निकालने के लिए क्या करते हैं, सारे के सारे उनको शॉर्ट कर देते हैं। अब देखो सर्किट में बनाता हूं एक बार, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। इतना सा सर्किट है वो,
ये दिख रहा है ना, ये चाहे तो रेजिस्टेंस को इधर लगाओ या वोल्टेज को इधर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको समझना है कि कैसे क्या करना है। या आप सबसे पहले समझो कि करना क्या है हमारे को। केस 1 में जाओगे पहले, अपन केस 2 करेंगे। अभी हम थेवेनिन पे आ गए, नहीं हम यहाँ पर है क्या। Keep all the resistance R1, R2, R3 close to their respective maximum values. Choose an arbitrary values of V1 and V2. ठीक है, इसकी वैल्यूज हम हिसाब से लगाते हैं। आर्बिट्री वैल्यू मतलब होती है जो एक प्रैक्टिकल वैल्यूज होगी 20, और इसको नहीं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 वोल्टेज की आ गई। ठीक है, केस 1 ये कह रहा है सेलेक्ट स्विच ऑफ S1 टू पावर, S1 टू पावर। देखो स्विच का मतलब ये होता है वोल्टेज सोर्स तो लगा दिया, वोल्टेज सोर्स के बाद में प्लग ऑन करना ऑफ करना वो हमारे ऊपर होता है, तो दैट्स व्हाई इसको स्विच बोल रखा है इसने। स्विच 1 को पावर पे कर दिया और S2 को लोड पे कर दिया। S2 का है हमारा ये वाला, S2 पे लोड कनेक्ट कर दिया, मतलब RL को कनेक्ट कर दिया हमने, और कुछ नहीं करना। क्लियर? तो हमारे को पता चलेगा कि जब हमने यहाँ पे 20 वोल्टेज का सोर्स दिया तो हमारे यहाँ पे लोड पे कितनी वोल्टेज आ रही है, बस हमारे को वो निकालना है। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? डायरेक्ट 20 वोल्ट का सोर्स दिया और हमको चेक करना है कि यहाँ पे लोड पे कितनी वोल्टेज है, तो पहला काम तो हमारा ये है, select switch 1, select switch 1 to सर power। लोड की वैल्यू नहीं है। लोड की वैल्यू नहीं दी मैंने, लोड की वैल्यू 25 ले लो, 25 नहीं यार बहुत ज्यादा जाएगा, 15 ले लो। ठीक है, और तो हमारे पास चीजें आ जाएंगी या मुझे चेंज करनी चीजें। हमने उसको 15 लिया है, इसको 10 ले लो, इसको 20 ले लो, इसको 14 ले लो, और V2 को आप ले लो 10 ले लो इसको। हमने इसको लोड पे लगा, तो अभी V2 का तो कोई मतलब आ रहा नहीं है हमारे पास। V2 अभी हमने ना सोर्स नहीं लगा रखा है, ध्यान रखना V2 अभी हमने सोर्स यूज ही नहीं कर रहे अभी हम। अब चीज मैं वापस सिमुलेट कर रहा हूँ या सो नाउ V1 20 वोल्ट, R1 10, R3 14, R2 20 एंड RL मैंने 15 दे रखा है, तो मेरे पास जो वोल्टेज आ रही है वो आ रही है 5.60। अगर मैं करंट की बात कर रहा हूं तो करंट इतना आ रहा है मेरे पास, बिल्कुल नॉर्मल केस, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है मतलब मैं डायरेक्ट यूज कर रहा है। अब केस सेकंड में चलते हैं, मैं केस सेकंड में क्या कर रखा है, थेवेनिन वोल्टेज, मतलब पहले मेरे को VTH निकालना है, तो VTH निकाल लूंगा, क्वेश्चन कभी कभी RTH निकाल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्क मत है। अप्लाई स्विच S1 टू पावर, ओके, एंड S2 टू इंटरमीडिएट, सिमुलेट द प्रोग्राम, रीड द थेवेनिन वोल्टेज। अच्छा, इंटरमीडिएट का मतलब बता सकते हैं कोई क्या होगा? Can you tell me that what is the mean of this intermediate here? क्या समझ रहे हो आप इंटरमीडिएट करने का मतलब? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट याद है ना, वो मैं ऐसे सर्किट बताता हूँ आपको, जब अगर सॉल्व करना हो तो ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फिर उसे समझना। एक बार वेट करिएगा।
समथिंग लाइक दिस। इंटरमीडिएट मींस समथिंग लाइक दिस। मैंने आपको सिखाया था या प्लस या माइनस करके फिर हम इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी तो कोई करंट कोई फ्लो नहीं होगा, हमको इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज मिल गई तो वही हमारे पास इसके अक्रॉस हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने S1 को पावर कर लिया, सुपरपोजिशन का आगे क्या, सुपरपोजिशन को बंद करता हूँ। S1 को पावर, आवाज तो आ रही है ना सबको? S1 पावर, S2 इमीडिएट, इंटरमीडिएट। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट थेवेनिन वोल्टेज आ गई हमारे पास 13.33। VTH इतनी आ गई। केस 2B, केस 2B में क्या था, हमारे को RTH निकालना है। RTH निकालना होता है तो हमें पता होता है वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे हम, शॉर्ट कर देंगे, और S2 को क्या कर देंगे हम, पावर। सिमुलेट द प्रोग्राम। अब यहाँ पे S2 को पावर क्यों किया है, S2 को पावर क्यों किया है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। यहाँ पर हमारे पास कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, यहाँ पर हमारे पास कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, ये ध्यान रखना। जो तुम इसमें परेशान रहो कि कंफ्यूज रहो कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करने के लिए हमारे को यहाँ पे इसको पावर करा। अब वोल्टेज V2, वोल्टेज V2 क्या जाएगी, इसके अक्रॉस की वोल्टेज आ जाएगी सिर्फ, और करंट क्या जाएगा वो हमारे यहाँ चेक कर लो। टू गेट द थेवेनिन रेजिस्टेंस सेलेक्ट स्विच S1 टू शॉर्ट और S2 टू पावर एंड क्लिक और सिमुलेट। क्योंकि हमारे को RL के अक्रॉस क्या चाहिए होती है, वोल्टेज चाहिए होती है जब हमने इसको शॉर्ट कर दिया तो। Look at here, ये RL है, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया तो देखो टोटल तो मेरे पास RTH निकल जाएगा, वो तो मुझे पता है RTH निकालना बहुत इजी है। लेकिन जो वर्चुअल लैब है ना, वर्चुअल लैब में क्या दिखा दिया है, व्हेन आई एम पुटिंग इट शॉर्ट सर्किट देन हाउ मच करंट वुड बी अक्रॉस RL एंड व्हाट वुड बी द वोल्टेज अक्रॉस RL, ये बता रखा है बस इसमें। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिमुलेट करता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास RTH आ गई 20.667। दैट्स इट। अब एक लास्ट केस आता है मेरे पास, केस 3। केस 3 क्या आ गया, कुछ ही दिख रहा है ना, RTH मैंने निकाल लिया, VTH मैंने निकाल लिया, और RL की वैल्यू मैंने दे ही रखी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग और नॉट? क्योंकि आप फाइनल कंक्लूजन पे हो, फाइनल कंक्लूजन ये कंफ्यूजन है मुझे पता है। एक बार आप प्रैक्टिस करो इसकी, एक बार जब तक आप ओपन करके खुद नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। अभी आके मेरे एडजस्टेंट पे बैठे होते तो आपको बहुत समझ में आता। आप पता है यहाँ पर आ जाओगे ना तो कंक्लूजन आ जाएगा, क्योंकि जो आपने फर्स्ट केस में किया था IL और यहाँ पे लास्ट केस में IL निकालोगे, देखो अभी आप सेम आ रहा है। जब हम कोई थेवेनिन थ्योरम नहीं लगा रहे, कोई शॉर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ हम एप्लीकेबल लगा रहे हैं, तो हमारे पास जो लोड करंट आ रहा है वो था 0.37 एंड आफ्टर अप्लाइंग द थेवेनिन थ्योरम इन केस 2, केस 2B, केस 2 में क्या था, VTH निकाला, केस 2B में क्या निकाला, RTH निकाला, और केस 3 में इन दोनों को पुट करके हमने IL करंट निकाला, यहाँ पे मतलब इस एमीटर के अक्रॉस, तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अब मैं इसको फ्लिप कर लेता हूँ तो मेरे पास कुछ ये डेटा आ रहा है, ये देख लो। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, सुपरपोजिशन समझ में आ गया होगा, सुपरपोजिशन समझ में आपको आ चुका होगा, थेवेनिन नहीं आया होगा। लेकिन अब सबको नीड है कि सब लोग अपने अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप ये ओपन कर ले, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि शायद ये वर्चुअल लैब आपके मोबाइल्स में ओपन हो सकती है। होती है सर, होती है सर। परफेक्टली वर्क कर रहा है क्या? यस सर, यस सर। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो चलाओ आराम से, क्योंकि मैंने कभी इस पर ट्राई नहीं किया, दैट्स व्हाई। सो एक बार प्रैक्टिस करो और समझो, अगर कोई भी डाउट आता है तो तुम मुझसे पूछो। और अब तो मुझे बताओ, ये वाला दोनों असाइनमेंट मुझे कब सबमिट कराओगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2? सर मिड टर्म्स कब से? नेक्स्ट वीक। मिड टर्म अक्टूबर में होंगे आपके। अक्टूबर? हाँ, और हमारे को लैब के काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं, करीबन 10 एक्सपेरिमेंट से ऊपर करने हैं हमारे को। सर अक्टूबर में स्टार्टिंग में।
शायद एंड में है मेरे ख्याल से। ओके तो अब देखो, मिड टर्म आपने देने का तरीका देख चुके हो, लेकिन मेरा काम सिर्फ आपको है ना ये मिड टर्म पास करना है नहीं करना वो नहीं है, आप सीखो। जो लैब मेरे क्लास में सिखाया थेवेनिन वो यहाँ पे सॉल्व करके देखो। आपको जो ये दिख रहा है ना थेवेनिन थ्योरम का सर्किट, आप उसको वर्क मतलब बना के देखो और थेवेनिन जो मैंने सिखाया उसको लगा के देखो, आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर? यस और नो? यस सर। सर ओम्स लॉ Yes, वाला sir. भी एक्सपेरिमेंट लिखना है? नहीं ओम्स लॉ नहीं करना, ओम्स लॉ नहीं यार, स्टैंडर्ड है अब तुम्हारा, ऐसा नहीं करना है। ओम्स लॉ को नहीं करना है। लेट मी टेक योर अटेंडेंस, टाइम हो चुका है, 11 बजने वाले। ओम्स लॉ को हमें कुछ नहीं करना है। सुपरपोजिशन 1 इज योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सुपरपोजिशन 2 इज योर सेकंड एक्सपेरिमेंट।